हाय गाइज, नमस्कार। मैं केसर सिंह राधे राधे इंस्टीट्यूट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे स्टूडेंटों, हमने पिछले लेक्चर में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्ष और एक्स पर याद कर लिया था। तो अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण। सबसे पहले सभी टॉपिक डाल लेंगे। समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बलागुण एम बल। ठीक है, इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं। माना एक विद्युत द्विध्रुव का मतलब अल्प लंबाई पर हो और अपोजिट आवेश हो, उसे क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जिसके आवेश क्रम से एक तो प्लस क्यू आवेश है और एक माइनस क्यू आवेश है, तथा प्रभावकारी लंबाई यानी कि दो आवेशों के बीच की दूरी, उसे क्या कहते हैं? प्रभावकारी लंबाई। इस विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं। यानी समरूप विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसमें यानी हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र समान हो, उसे क्या कहते हैं? समरूप विद्युत क्षेत्र। तो दोनों आवेशों पर एक बलयुगम का मतलब दोनों तरफ यानी जोड़ा बल लगता है। जैसे आगे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर एक बार थ्योरी लिख लेते हैं। F बराबर प्लस माइनस क्यू ई, ठीक है, कार्य करता है जिसका परिमाण तो मैग्नीट्यूड तो समान है, वह दिशा एक दूसरे के विपरीत है, इन डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है होने के कारण परिणामी बल यानी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो परिणामी बल क्या प्राप्त हो जाएगा? शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, 0 प्राप्त हो जाएगा। देखो नेक्स्ट, जैसे परंतु दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग होने के कारण द्विध्रुव में घूर्णन उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई ये पेन है, एक तरफ बल इधर लग रहा है और एक तरफ बल इधर लग रहा है, तो यानी कि एक तो इधर खींचेगा एक इधर खींचेगा, तो ये घूर्णन करने लग जाएगा। क्या करने लग जाएगा? घूर्णन करने लग जाएगा, जिसे बलागुणन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बलागुणन कहते हैं। जैसे हम डायग्राम में समझते हैं, जैसे ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये पॉइंट है बी। ये पॉइंट कौन सा है? बी। अब इनके बीच में जो प्रभावकारी लंबाई है वो है 2a, जो दे रखी है डायग्राम में, डिनोट कर रखी है। ठीक है, अब एक तरफ तो बल लग रहा है ये इधर, F बराबर प्लस क्यू ई, ठीक है, और दूसरा बल लग रहा है F बराबर इधर, ये है F वेक्टर बराबर डायरेक्शन लेंगे यहाँ पर तो नेगेटिव आ जाएगा। कोई सो भी इसे नेगेटिव लेंगे तो इसे पॉजिटिव लेंगे, अर्थात यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में इस तरफ बल लग रहा है ना, इस तरफ ये तो लेंगे प्लस क्यू ई वेक्टर, और इधर लेंगे माइनस क्यू ई वेक्टर। अब देखो प्रभावकारी लंबाई, यहाँ से कोण बन रहा है थीटा, यहाँ से कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, ये आवेश है प्लस क्यू, मैं एक बार दर्शा देता हूँ, पेन से थोड़ा कम दिख रहा है इसको। ठीक है, ये है माइनस क्यू। ठीक है, अब इसकी जो ये यहाँ से बी से सी दूरी निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर लाल बटे कक्का से। ठीक है, तो लंब क्या होगा? BC, और करण क्या होगा? 2a, तो यहाँ पर BC है ना, वो हो जाएगा 2a साइन थीटा। ठीक है, जो ये आगे नेक्स्ट हमें काम आएगा। ठीक है, चलो, अतः विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, जो ये डाइपोल है, इस पर जो बल आघूर्ण लगेगा ना, वो कितना होगा? उसका फॉर्मूला क्या होगा? वो होगा एक बल का परिमाण, यानी कि जैसे F वेक्टर है तो इसका जो परिमाण होगा वो मैग्नीट्यूड इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, इनटू
दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, यानी कि दोनों जो बल क्रिया कर रहे हैं ना, एक इधर घुमा रहा है एक इधर घुमा रहा है, तो दोनों के बीच में जो क्रिया रेखा की बीच की दूरी है ना, वो इंटू में हो जाएगी। जैसे बलागुण को हम दर्शाते हैं टो से बराबर एफ इंटू बी सी, बी सी की वैल्यू हमने निकाल ली 2a साइन थीटा ऊपर से, ठीक है, यहाँ रख दिया। इसके बाद में देखो यहाँ तो एज इट इज चलता रहेगा, इस 2a को इसके साथ लेंगे, ये भी रीजन है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें बल आघूर्ण का मान यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण का मान प्राप्त होगा आगे, उसकी टर्म में डिनोट कर देंगे इसे। तो यहाँ पर इसको साथ ले लेंगे, ई ऐसे कैसे आ गया यहाँ से, ठीक है, इंटू साइन थीटा। अब हम जानते हैं द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है, Q इंटू 2a, और इसे P से दर्शाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ये रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको सदिश फॉर्म व्हेन वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट को दर्शाता है और कोस थीटा डॉट प्रोडक्ट को दर्शाता है। साइन थीटा आएगा ना तो ये क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और डॉट आएगा तो कोस थीटा आएगा। ओके, ये भी लिख लेंगे। तो इसे दर्शाएंगे तो टो वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। इसको स्टार लगा लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो अब इसके थोड़े पॉइंटों की बात और कर लेंगे। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है, बल आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसकी दिशा P से E की ओर होती है। द्विध्रुव आघूर्ण से विद्युत क्षेत्र की ओर, यानी बने जो तल होता है ना उसके लंबवत या तो अंदर की ओर होगा, या तो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर, यानी तल के लंबवत होगा, या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर। पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, बल आघूर्ण का एसआई पद्धति में मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है, ठीक है, ये हो गया। एमकेएस पद्धति में मात्रक निकालेंगे तो न्यूटन का होता है किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये न्यूटन का होता है। आगे इसे थोड़ा इसमें रखेंगे न्यूटन की वैल्यू तो मीटर और मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है तो द्विध्रुव पर कोई परिणामी बल कार्य नहीं करता है, परंतु बलयुगम के कारण बल आघूर्ण कार्य करता है। इस पॉइंट को समझो कि यदि किसी विद्युत द्विध्रुव है P इंटू Q इंटू 2a, ठीक है, तो समरूप विद्युत क्षेत्र में यदि रख देते थीटा कोण पर तो द्विध्रुव पर कोई परिणामी, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं तो उसके कारण तो कोई कार्य नहीं होगा, परंतु बल युग्म के कारण बल आघूर्ण कार्य करता है। आया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि किसी विद्युत द्विध्रुव को असमरूप का मतलब ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र थीटा कोण पर रखा जाता है तो इस पर परिणामी बल व बल आघूर्ण दोनों कार्य करते हैं। ऊपर वाले में तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं समरूप विद्युत क्षेत्र होता है तो, लेकिन समरूप विद्युत क्षेत्र नहीं हो अर्थात असमरूप विद्युत क्षेत्र हो तो दोनों बल कार्य करेंगे, विद्युत द्विध्रुव भी और विद्युत बल आघूर्ण भी, ठीक है। चलो अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक डेरिवेशन आता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कि समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र हमने ऊपर बात कर ली थी कि जहाँ हर पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र समान हो तो उसमें द्विध्रुव जैसे पेन है, ये इधर घूमेगा ये इधर, तो ये रोटेशन करने लग जाएगा, ठीक है, ऐसे घूमने लग जाएगा ये, ठीक है। तो इसमें घुमाने में जो किया गया कार्य है ना उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो एक सेकेंड,
माना एक विद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश क्रमशः प्लस क्यू और माइनस क्यू, विद्युत द्विध्रुव का हमने ऊपर समझ लिया है कि जिसके आवेश अलग अलग होंगे, तो हमने मान लिया है, तथा प्रभावकारी लंबाई 2a, यानी दोनों के बीच की जो प्रभावकारी लंबाई है ना वो 2a है, सिंपल। इस विद्युत द्विध्रुव को समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाता है, तो इस विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला परिणामी बल, तो लगने वाला बलागुण तो बराबर क्या होगा, P साइन थीटा, जो हमने ऊपर अभी निकाला था बलागुण के सूत्र से, डायरेक्ट लिख दिया ये समीकरण 1। नेक्स्ट चलो, विद्युत द्विध्रुव को बलागुण के विरुद्ध अल्पकोणीय विस्थापन डी थीटा से विस्थापित करने में किया गया कार्य, यानी कोई द्विध्रुव, जैसे मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, इस प्रकार है, ये है माइनस क्यू, ये है प्लस क्यू, इधर लग रहा है फोर्स, इसमें इधर लग रहा है, और इसको इधर है, तो यहाँ से थीटा कोण, तो इसको यानी कि ऐसे घूम रहा है और इसको हमें घुमाना विपरीत में है, इस प्रकार, यानी घूम रहा है ऐसे और घुमाना है ऐसे, तो इसमें विपरीत दिशा में किया गया कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ पर बलागुण ले लेंगे, विस्थापन डी थीटा, ठीक है, कार्य की परिभाषा से, सिंपल। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद में इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो P साइन थीटा इक्वेशन फर्स्ट और डी थीटा एज इट इज, ठीक है, तो ये आ गया, कार्य की वैल्यू आ गई, ओके, ये आ गई, कार्य की वैल्यू आ गई। इसके बाद देखो, विद्युत द्विध्रुव को बल आघूर्ण के विपरीत θ1 कोण से θ2 कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ये तो सिंपल, ये इक्वेशन 3 है ना, ये तो सिंपल, यानी कि हम घुमाएंगे ना तो किया गया कार्य ये होगा। अब इसमें पर्टिकुलर दे दिया कि भाई θ1 से θ2 तक घुमाओ इसको, तब कंडीशन अलग होगी। देखो, ये समरूप विद्युत क्षेत्र है, ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका इधर लग रहा है, ठीक है, तो इसको हम, ये इधर घूम रहा था पहले, तो इधर, ठीक है, और अब हम घुमा रहे हैं विपरीत दिशा में इधर, θ1 से θ2 तक। तो इंटीग्रेशन करने पर, यानी कि वो तो अल्प कार्य आ गया कि घुमाने में किया गया कार्य, तो अल्प कार्य आ गया। अब θ1 से θ2 तक घुमा रहे हैं, तो टोटल कार्य क्या होगा, तो इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल। देखो, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, θ1 से θ2 P साइन थीटा डी थीटा, ओके, P को कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन, साइन थीटा इसका होगा माइनस कोस थीटा, ठीक है, ये आ गया माइनस कोस थीटा। अब सर्वप्रथम लिमिट θ2 और फिर माइनस θ1। देखो, ये डायरेक्ट लिख दिया है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके आपको बताता हूँ। ओमेगा बराबर, सॉरी ओमेगा नहीं है, कार्य की वैल्यू है ये, P माइनस कोस θ2 माइनस कोस θ1, ओके। इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो P कोस θ1 माइनस कोस θ2, ये कार्य की वैल्यू आ गई। इसमें कोई दिक्कत, देखो नेक्स्ट स्टेप यही है, P कोस थीटा, ठीक है, ये आ गई, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद में एक स्पेशल केस ले ले। देखो, एक स्पेशल केस, विद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति यानी θ0 से और θ तक घुमाने में किया गया कार्य, तो कोस θ1 की वैल्यू ले लेंगे 0 और इसकी वैल्यू θ, तो कोस 0 की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, P एज इट इज, ये W आ गया, किया गया कार्य 1 माइनस कोस थीटा,
ये आ गया θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो ये फाइनल आ चुका है, θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया कार्य। या डायरेक्ट इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, तो ये टर्म याद करनी है, पी कोष्टक 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट चलते हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होती है? चलो, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स देखो एक बार। विद्युत फ्लक्स हेडिंग डालेंगे सभी। इसे विद्युत अभिवाह भी कहते हैं। ठीक है, और इसे फाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में डेफिनेशन लिखो सभी। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ में से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। कोई बंद पृष्ठ है और उसमें से जो विद्युत बल रेखाएं उसके अंदर से प्रवेश करके जो निकलती हैं ना, उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से व्यक्त करते हैं या फाई से दर्शाते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन लिखो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के अदिश गुणनफल को भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के गुणनफल को भी क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, इसे और डिनोट किससे करते हैं? फाई से। सिंपल। इसके बाद देखो, माना विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एस क्षेत्रफल का बंद पृष्ठ स्थित है जो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है। अतः इस बंद पृष्ठ में से निर्गत विद्युत फ्लक्स फाई हो तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से ऊपर से डायरेक्ट लिख सकते हैं, ई डॉट यानी अदिश गुणनफल। ओके, ये तो हो गया। अब इसके बाद में देखो, चूंकि हम जानते हैं कि जो ए वेक्टर, देखो इसको समझने की कोशिश करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा। यदि यूनिट वेक्टर हैंगे तो इसकी वैल्यू 1 1 आ जाएगी। ठीक है, इस सूत्र से इसे एक्सपेंड करने पर इसका परिमाण और इसका परिमाण सेम आ गया, कोस थीटा। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 से यहाँ से डायरेक्ट पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, फाई बराबर आ गया। देखो मैं पहले बताया था कि कोई ए वेक्टर है, इसका परिमाण इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो इस प्रकार इसे लिखने पर ई एस कोस थीटा, यह आ गई फ्लक्स की वैल्यू। इसके बाद देखो, जहाँ थीटा ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य बना कोण है, ये इसको दर्शा सकते हैं हम, क्योंकि हमें पता है, ऊपर हमने पढ़ लिया है कि जो थीटा है ना, ई वेक्टर व एस वेक्टर के मध्य बना कोण है। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 से क्या स्पष्ट होता है। देखो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत क्षेत्र व क्षेत्रफल के परिमाण तथा दोनों के मध्य बनने वाले कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि यहाँ से भी हम डेफिनेशन बता सकते हैं विद्युत फ्लक्स की डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका करते हैं सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म करेंगे। तो माना कि ई वेक्टर बराबर मान लिया हमने ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। एस वेक्टर मानेंगे एस एक्स आई कैप, एस वाई जे के प्लस एस जेड के कैप। ठीक है, दोनों को अदिश गुणनफल करेंगे तो सर्वप्रथम हम जानते, देखो मैं थोड़ा समझा देता हूँ इसको। हमारे पास देखो वैल्यू आएंगी जैसे आई कैप इंटू आई कैप बराबर इसका मैग्नीट्यूड कोस थीटा। ये यूनिट वेक्टर है तो इसकी वैल्यू 1 1 डॉट कोस थीटा अर्थात कोस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू तो ये आ गई। इसी प्रकार आई कैप डॉट जे कैप, अब इसकी वैल्यू देखो। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? आई डॉट
आई की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखो इसका मैग्नीट्यूड जे, इसका मैग्नीट्यूड सॉरी कोस थीटा, इसकी 1, इसकी 1 और कोस थीटा। अब और आई और जे के बीच में थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। कोस 90 का मान कितना होता है, 0। ठीक है, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है आई और जे के बीच में, तो कोस 90 का मान 0, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसका मतलब आई डॉट जे की वैल्यू 0 होगी। अब इसका ये है, इसको सॉल्यूशन करने का सीधा फॉर्मूला ये है कि इस ई एक्स आई कैप और एस एस आई कैप इसकी वैल्यू प्राप्त होगी हमें, इसकी इसके साथ 0 हो जाएगा, क्योंकि आई डॉट जे की वैल्यू कितनी होती है, 0, क्योंकि थीटा बराबर 90। इसी प्रकार इसके साथ भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका कहने का मतलब ये है कि आई कैप का आई कैप के साथ वैल्यू प्राप्त होगी, जे कैप का जे कैप के साथ वैल्यू प्राप्त होगी, और के कैप का के कैप के साथ वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, जैसे नेक्स्ट देखो ई एक्स एस एक्स आई डॉट आई, इसकी वैल्यू प्राप्त होगी ना, अदरवाइज 0 होगी। इसका मतलब 3 टर्म ही आएंगी, इसकी इसकी इसकी, यानी सेम सेम की वैल्यू प्राप्त होगी, और साइक्लिक आएगा आई डॉट जे, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देखो ये 1 आ गया। ठीक है, तो इसकी 1, इसकी 1 वैल्यू, इसकी 1 वैल्यू, तो ये डायरेक्ट फाई आ गया हमारे पास। क्या आ गया, फाई, यानी फ्लक्स आ गया, सॉरी फ्लक्स आ गया। ठीक है, फ्लक्स प्राप्त हो गया डायरेक्ट हमें। ठीक है, अब इसके बाद में हम करेंगे कि विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति, यानी विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति यानी जनरेट कहाँ से हुई, उसकी बात करेंगे। देखो और डीप में चलते हैं थोड़ी। अब देखो भाई, विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति, सभी हेडिंग डालेंगे। विद्युत फ्लक्स की उत्पत्ति वो किस प्रकार होगी, सर्वप्रथम हम डायग्राम से समझेंगे कि माना कि एक ऐस क्षेत्रफल, एक ऐस क्षेत्रफल का है पूरा, जिसका क्षेत्रफल कितना है, ऐस क्षेत्रफल का एक पृष्ठ है। ठीक है, अब ये विद्युत क्षेत्र, इसके बाद में एक अल्पांश क्षेत्र मान लेते हैं डी एस वेक्टर। ठीक है, इसका विद्युत क्षेत्र से थीटा कितना है, ये थीटा है विद्युत क्षेत्र से बना हुआ कोण। ठीक है, अब इसके बाद में इसकी थ्योरी देखिए, इससे जो निर्गत फ्लक्स होगी ना वो हमें फाइंड आउट करनी है। जैसे थ्योरी पढ़ेंगे, माना कि चित्र अनुसार एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर पर विचार करते हैं, जिसमें एस क्षेत्रफल का एक बंद पृष्ठ स्थित है। ठीक है, बंद पृष्ठ यानी पूरा एक, ये बंद पृष्ठ है, जैसे हम मान सकते हैं इसे इस प्रकार। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाता है, विद्युत क्षेत्र से ये है अल्पांश जी। ठीक है, थीटा कोण अतः इसके एक क्षेत्रफल अल्पांश डी एस पर विचार करते हैं, जो विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाएगा, ये हो गया ना। ठीक है, अतः इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स डी फाई हो, तो निर्गत फ्लक्स डी फाई हो, तो देखो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से विद्युत फ्लक्स क्या होता है, ई डॉट डी एस, सिंपल। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, इसे इक्वेशन भी दे सकते हैं, अर्थात तो वैसे भी परिभाषा डायरेक्ट लिख दिया। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड लेके यानी डॉट प्रोडक्ट को एक्सपेंड करेंगे तो कोस थीटा आ जाएगा, कोस थीटा। इसके बाद में सिंपल इसकी वैल्यू डी फाई हो जाएगी, यानी कि जैसे इक्वेशन ए मान ले तो इसकी वैल्यू इक्वेशन ए से रखेंगे तो इसकी वैल्यू डी फाई आ गई। ठीक है, इसके बाद में मैग्नीट्यूड लेंगे तो जैसे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ए लिख सकते हैं हम। इसी प्रकार ई का ई और डी एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी एस, सिंपल। ठीक है, इक्वेशन दे देंगे एक, जहां थीटा ई वेक्टर व डी एस वेक्टर के मध्य बना कोण है। ये तो हमने ऊपर भी सीख लिया था। ठीक है, वही बात है। अब नेक्स्ट देखो, अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स फाई होगा, यानी कि कभी भी देखो
ऊपर हमें इक्वेशन 1 है ना, ये अल्पांश पृष्ठ है, अल्पांश पृष्ठ लेंगे तो उसमें डी फाई आएगा, और संपूर्ण पृष्ठ लेंगे तो होगा इंटीग्रेशन कर देंगे और फाई प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमें ऐसे कर सकते हैं कि डी फाई का इंटीग्रेशन बराबर फाई, डी फाई का इंटीग्रेशन करेंगे तो फाई प्राप्त हो जाएगा। और ये ठीक है, यही तो है, देखो ये सिंपल। ठीक है, अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 देखो, डी फाई बराबर ई डी एस कोस थीटा, टोटल लेंगे तो इसका इंटीग्रेशन, अब ये एस क्या है, सरफेस, सरफेस इंटीग्रेशन ले रहे हैं। ठीक है, ई कोस थीटा बाहर आ जाएगा, डी एस आ जाएगा। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, एस होगा। ऊपर पहले भी बता चुके हैं और बता देता हूँ कि अल्पांश का डी एस लेंगे और संपूर्ण लेंगे तो उसका एस हो गया। ठीक है, यहाँ तक। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद में इसकी वैल्यू है ना, देखो इसकी वैल्यू रख देंगे एस। ठीक है, इसकी वैल्यू रख देंगे इतनी इतनी टर्म की एस, यहाँ तक रख दिया। और ई एस कोस थीटा, ये नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगी। फ्लक्स की क्या हो जाएगी, कंप्लीट लास्ट टर्म, फाई बराबर ई एस कोस थीटा। ठीक है, अब स्पेशल कंडीशन लेंगे इसकी, देखो क्या होंगी स्पेशल कंडीशन। यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल एस वेक्टर एक दूसरे के समांतर हों, समांतर होंगे तो थीटा बराबर 0, 0 होगा तो देखो 0 होगा तो कोस, एक सेकंड, पेन नहीं चल रहा है, 1 मिनट। कोस 0 डिग्री, इसकी वैल्यू होगी 1। ठीक है, ये देखो समीकरण 2 से फाई बराबर ई एस कोस थीटा, यहाँ की वैल्यू आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा फाई बराबर ई एस मैक्सिमम, यानी कि पॉजिटिव आ जाएगा, धनात्मक आ जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या सारांश निकलता है ये पढ़ेंगे हम। अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल एस वेक्टर एक दूसरे के समांतर होते हैं तो निर्गत फ्लक्स अधिकतम यानी मैक्सिमम निकलेगा। एम धनात्मक होता है, इस स्थिति में विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकलती हैं। ये मोस्ट पॉइंट है कि जब फाई की वैल्यू यानी फ्लक्स की वैल्यू धनात्मक होगी अर्थात मैक्सिमम होगी ना, तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, ये याद रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर और एस वेक्टर क्षेत्रफल एस वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे की क्या हो, लंबवत हो, तो जैसे ई और ये, इसके बीच में जो थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री। ठीक है, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, इसलिए आगे देखो इसको डेरिवेशन करेंगे। ई वेक्टर यानी लंबवत है एस वेक्टर की, ये लंबवत का चिन्ह है। ठीक है, पैरेलल का चिन्ह होता है ये, और लंबवत का होता है इस प्रकार। ठीक है, तो ये लंबवत है। देन थीटा बराबर 90, कोस 90 की वैल्यू 0, तो देखो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अतः स्पष्ट है कि जब ई वेक्टर व एस वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हो तो फ्लक्स की वैल्यू होती है 0। फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0 या 0 होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो, यदि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर व क्षेत्रफल एस वेक्टर एक दूसरे की प्रति समांतर का मतलब एक दूसरे के विपरीत, यानी विद्युत क्षेत्र इधर है तो क्षेत्रफल वेक्टर इधर है। ठीक है, तो ये दो एक दूसरे के विपरीत होंगे तो थीटा बराबर होगा 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद में कोस 180 डिग्री बराबर होता है -1। ठीक है, अब -1 होता है तो इसकी वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू होती है -1, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो फाई की वैल्यू होगी
मिनिमम या ऋणात्मक, क्या होगी, ऋणात्मक। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, देखो भाई, अतः स्पष्ट है कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर एस वेक्टर एक दूसरे के प्रति समांतर या विपरीत हों तो फ्लक्स का मान न्यूनतम या ऋणात्मक होता है। इस फ्लक्स को प्रवेशित फ्लक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रवेशित। उसमें तो विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही थी, ठीक है, यानी निर्गत, ठीक है, और इसमें प्रवेशित फ्लक्स भी कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, निर्गत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। ये दोनों को समझना एक बार। इस अवस्था में बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के प्रवेश करती हैं, विद्युत बल रेखाएं प्रवेश करती हैं, उसमें निकलती हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में नेक्स्ट देखो, कुछ टॉपिक हैं, मोस्ट स्पेशल पॉइंट डाल सकते हो या नोट डाल सकते हो आप। पहला पॉइंट है विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। हाँ, इसे देखो, ये इतना इतना है ना, ये विद्युत क्षेत्र का, ये वोल्ट में बदल जाता है। तो यदि दोनों ही सही है, या तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम या वोल्ट मीटर होता है। इसकी विमा m1 L3 टी की पावर -3 एम्पियर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इसके बाद में हम विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक भी हुआ है जब थीटा बराबर 0 डिग्री, ऋणात्मक जब थीटा बराबर 180, ठीक है, 180, ठीक है, 180 डिग्री हुआ था ना जब आया था 1 माइनस, और 0 जब 90, ओके। दोबारा से बता देता हूँ, विद्युत फ्लक्स का मान धनात्मक कब होगा, जब थीटा बराबर 0 डिग्री, और जब ऋणात्मक कब होगा, जब थीटा बराबर 180, और शून्य कब होगा, जब थीटा बराबर 90, ठीक है, ओके। इसके बाद में धनात्मक होने का अर्थ है कि विद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकल रही है। यहाँ ऊपर हमने समझ लिया है, इसको दोबारा भी समझ सकते हैं कि धनात्मक होने का अर्थ है कि विद्युत बल रेखा पृष्ठ से बाहर निकल रही है, जिसे निर्गत फ्लक्स कहते हैं। और ऋणात्मक होने का मतलब है कि पृष्ठ से प्रवेश कर रही है। क्या कर रही है, पृष्ठ से प्रवेश कर रही है, इसे प्रवेशित फ्लक्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, दैट इज क्लियर, ओके। देखो नेक्स्ट पॉइंट एक है कि शून्य होने का मतलब जितनी विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ में प्रवेश हो रही हैं उतनी ही विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं, जो विद्युत फ्लक्स के भौतिक महत्व को समझाती। इसका मतलब ये है कि शून्य का अर्थ है कि जितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं उतनी ही विद्युत बल रेखा निर्गत हो रही है, ठीक है। तो विद्युत बल रेखा के भौतिक महत्व का मतलब जितनी आ रही है जितनी ही जा रही है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि बंद पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित हो, जो बंद पृष्ठ है ना उसका जो विद्युत क्षेत्र तल है ना विद्युत क्षेत्र के समांतर हो, तब क्या कंडीशन होगी, जैसे ई और ये तो लंबवत होगा, तो थीटा बराबर 90 होगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 0। क्या आएगी, 0। एक नेक्स्ट पॉइंट और है, यदि बंद पृष्ठ का तल और विद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित होगा तो क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री होगी, ठीक है। तो 0 होगा ई, और ये तो पैरेलल होगा। इन केस को समझना, जब देखो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, यदि बंद पृष्ठ का तल विद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा, तल लंबवत होगा तो ये दोनों यानी ई और एस क्या होगा, समांतर होगा, ये समझना है। अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री, और कोस 0 की वैल्यू आती है 1। क्या आती है, 1। तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो फाई की वैल्यू आ जाएगी मैक्सिमम। तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, मैक्सिमम। तो प्यारे स्टूडेंटों, आज हमने विद्युत फ्लक्स और समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, ये 2-3 टॉपिक किए हैं जो आई होप आप समझे होंगे।
अच्छा लगा है तो लाइक करो, पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार पावरफुल कंटेंट प्राप्त करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।